सर आपने देखा ये जिस तरह तरीके से ये जो पूरा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है कि आपकी जायदाद जो आपके हिस्से में आएगी वही आप हक महर में अदा कर सकते हो, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा, इसमें पहले तो मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि होता क्या है। जब भी निकाह होता है तो आला अदालतें ये करार दे चुकी हैं कि निकाह नामा जो है, वो एग्रीमेंट है, वो जो साइन होता है जिसमें सारी वो डिटेल्स वो फिल की जाती हैं, ये निकाह नामा बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के दरमियान, दो आकिल बालिग पार्टीज़ के दरमियान। जिस तरह कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो तमाम कानूनी शिकें हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो एप्लीकेबल हैं ऑन बोथ द पार्टीज़, उनको फुलफिल करना। इसी तरह निकाह नामा भी एक एग्रीमेंट है, उसमें जो कुछ लिखा जाएगा वो दोनों जो फरीक हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। हक महर जो है, हमारे पास बहुत सारे केसेस, अगर मियाँ बीवी में कोई उनकी कंटिन्यू नहीं रह पाती शादी और उनका कोई तनाज़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक जो लिटिगेशन है वो हक महर की रिकवरी या उसके तयन के लिए भी होता है। हक महर की दो किस्में, एक हक महर वो है जो आप एट द टाइम ऑफ मैरिज खातून को, बीवी को वो दे देते हैं, मुअज्जल जिसको हम प्रॉम्प्ट, और एक हक महर वो गैर मुअज्जल है जो आपने बाद में देना होता है। एक हक महर की किस्म एक और भी है जिसको हम कहते हैं ऑन डिमांड, उसको हम उर्दू में लिख देते हैं इन द तलब, कि वो जब भी बीवी तलब करेगी वो हस्बैंड जो है वो देने का पाबंद होगा। ठीक है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो तनाज़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसको आप डिस्कस कर रही हैं कि शौहर ने हक महर गैर मुअज्जल में एक प्रॉपर्टी भी लिखवा दी। जो प्रॉपर्टी उसने कहा वो घर था या प्लॉट था, उसने कहा कि ये मेरी बीवी के नाम होगा, मैं हक महर के तौर पे देता हूँ, और उसके साथ उसकी वालिदा ने भी वहाँ पर दस्तखत कर दिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। जो दूसरी साइड थी उनका मौक़िफ़ ये था, मतलब इस शौहर के जो भाई हैं या बहनें हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये प्रॉपर्टी तो ये सोलली इन शौहर और उसकी वालिदा के नाम थी ही नहीं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे वालिद के नाम थी जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। प्रॉपर्टी होगी ना, जब सब में तकसीम होगी, वो हमारे वालिद के नाम थी, तो वो उसमें तो हमारा भी हिस्सा है। तो ये किस तरह अपनी वो सारी प्रॉपर्टी जो हमारा भी हिस्सा है वो अपनी अहलिया को दे सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के दो केसेस आए हैं। एक केस जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा की सरबराही में एक लार्जर बेंच था, 3 रुकनी बेंच था, उसने वो डिसाइड किया, उसमें भी तकरीबन सिमिलर नेचर का वो क्वेश्चन था। और एक ये जो फैसला आप डिस्कस कर रही हैं, इसमें जस्टिस शकील अहमद साहब थे और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब थे। इस डिवीजन बेंच ने ये डिसाइड किया कि शौहर जो है वो लिमिट कोई नहीं है, हक महर में आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अपनी वाइफ के नाम लिखवा सकते हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के साथ। कम से कम लिमिट नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई लिमिट नहीं है। वो प्रॉपर्टी लिखवा सकते हैं, वो गोल्ड लिखवा सकते हैं। लेकिन उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपकी अपनी चीज़ है वो तो आप दे सकते हैं, किसी और की चीज़ आप वो नाम नहीं लगवा सकते। तो उन्होंने वो रिवर्स की वो फाइंडिंग्स वो लोअर कोर्ट्स की, जिसमें उन्होंने वो प्रॉपर्टी सारी वो खातून को देने का हुक्म दिया था। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो निकाह रजिस्ट्रार हैं और निकाह खान साहिबान हैं उनको भी डायरेक्शन दी है कि जब आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लिख रहे हो निकाह नामा में, तो पहले उसकी डिटेल चेक कर लें। जिस तरह हम कोई प्रॉपर्टी जब बेच रहे होते हैं तो कागज होते हैं प्रॉपर कि किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वो चेक कर लें, जिस तरह खरीदार चेक करता है वो फर्द लेकर कि ये बाकायदा उसके नाम भी है जो मुझे बेच रहा है या सिर्फ जो है वो निकाह खान और जो आप कहते हैं जहाँ रजिस्ट्रार है उनके लिए तो कितना डिफिकल्ट ये टास्क होगा कि आप जी पहले चेक करो, क्योंकि अब तो अक्सर लोग प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं। आपको पता है जिस तरह ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है, पहले जमाने में कहते थे आप 33 रुपए भी लिखवा दें, कम से कम शरई हक डज नॉट मैटर, क्योंकि इन चीजों से वो भी एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कोई वो मिनिमम वाला नहीं है कि शरई हक महर 5000 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 5000 लिखवा दे। सिर्फ वो आप अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी लिखवा दें, लेकिन फिर वही बात कि आप वो चीज लिखवाएं जो आपकी है। आपने जो बात की कि ये उनके लिए मुश्किल
मुश्किल होगा निकाह खान के लिए और निकाह रजिस्ट्रार के लिए, डेफिनेटली है। लेकिन उस फैसले में साथ गवर्नमेंट को भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि निकाहनामा में एक कॉलम और ऐड किया जाए, जिसमें अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी लिखवाई जा रही है तो उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स वहां पर बाकायदा लिखी जाए। अच्छा, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखवा दिया जाता है जी एक 5 मरले का मकान, कौन सा, वो किधर गया, वो कौन सा मकान तो है, मुश्किल है रूल आउट करना, वो किस जगह पर है। अब देखें, जिस तरह हम सेल परचेज करते हैं तो हम उसका महल्ले वकू लिखते हैं कि उसके राइट साइड पे ये प्रॉपर्टी है, लेफ्ट साइड पे ये प्रॉपर्टी है, फ्रंट पे इसका घर है, बैक साइड पे रोड है, तो ये दरमियान वाला जो घर है ये बेचा जा रहा है। या तो एड्रेस लिखो पूरा, बिल्कुल ये एड्रेस होना चाहिए, ये लोकेलिटी होनी चाहिए, और उसकी ये मेजरमेंट है, किस तरह का है, कच्चा है, पक्का है, प्लॉट है, किस सोसाइटी में है, किस मोहल्ले में है। आप ऐसे जेनेरिक नहीं कि 5 मरले का, और बाद में फिर ये डिस्प्यूट्स जो है वो अराइज होते हैं। शोहर कहता है कि भाई मैंने तो वो किसी कच्ची आबादी में 5 मरले का लिखवाया था, खातून कहती है नहीं भाई ये डीएचए में वो जो घर था वो लिखवाया था। तो ये उन्होंने साथ गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी है कि आप निकाहनामा में कॉलम एक ऐड करें, और अगर इस तरह कोई प्रॉपर्टी लिखवाई जा रही है तो उसको फिर ये बाद की इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं या लिटिगेशंस होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए वो फर्द अगर साथ लग जाए, जिससे डिटरमिन हो जाए कि भाई ये जो बंदा दे रहा है ये उसके नाम पर ही है। अच्छा, अब इस केस में देखें, अगर तो जो बाकी लीगल एयर्स थे या जो बाकी को शेयरर्स थे उन्होंने भी उस निकाहनामे में साइन किया हुआ होता जहां पर वो प्रॉपर्टी दी जा रही है बतौर हकमैर, तो डेफिनेटली वो खातून का क्लेम वो सक्सेसफुल होता, क्योंकि जितने भी वो को शेयरर्स हैं उन्होंने वहां पर उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया हुआ है। अब बाकियों ने वहां पर साइन नहीं किया हुआ था, सिर्फ जो दुल्हा की मां है उसने वहां पर दस्तखत किए हुए थे। तो कोर्ट ने कहा कि जो शोहर का हिस्सा है उस जायदाद में और जो शोहर की जो वालिदा है उसका हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन जो बाकी बहन भाई हैं जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो इनको ट्रांसफर नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। बिल्कुल, हम एक और केस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्यूअर्स। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ऐसे तमाम केसेस के हवाले से जो कि पेचीदा हो जाते हैं। सिविल कोर्ट्स जो होती हैं वो भरी होती हैं, रोज़ वहाँ कहते हैं ना कि दंगा मुश्ती हो रही होती है, कभी बच्चों के हवाले से, कभी शेड प्रॉपर्टी के हवाले से। तो आज तमाम इस इश्यूज़ को हम एड्रेस करें और हमारे साथ माहिर कानून आज ऐसा बैठे हुए हैं। ताहिर साहब, ये मुझे बताइएगा कि कुछ चीज़ें बहुत पेचीदा हैं, जैसे बाप अगर फौत हो जाए तो दादे की जायदाद में पोते का क्या हक होता है, डायरेक्ट हक होता है या नहीं होता, और जो बेवा खातून होती है वो अगर अपने मियाँ की जायदाद बेच के अपने बच्चे की कफालत कर ले तो इस पे जो वुरसा इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या कैसी कॉम्प्लिकेशन को हम हल कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये जो इशू है इसके ऊपर बड़ी डिबेट रही है। ये बेसिकली सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का। वो ये कहता है कि अगर दादा की वफ़ात बाद में हुई और किसी शख्स, सपोज दादा की नहीं, हम वैसे ही जनरल बात कर लेते हैं, किसी शख्स का बेटा उसकी ज़िंदगी में उसकी डेथ हो गई और उस बेटे की आगे औलाद भी थी, और उसके बाद वो जो बंदा है उसकी ख़ुद भी डेथ हो गई, तो अब वो जो यतीम बच्चे थे उसके बेटे के यतीम बच्चे, क्या उनको कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें 2 तरह की सिचुएशंस हैं, प्रोपोजिशन 2 तरह की है। अगर तो बेटा उसकी डेथ हुई और दादा अभी ज़िंदा है और दादा ने अपनी जायदाद खुद अपनी मर्ज़ी से किसी एक बेटे या कुछ बेटों या किसी बेटी के नाम लगवा दी और उस यतीम पोते को महरूम कर दिया, तो वो यतीम पोता या कोई और औलाद उसको क्लेम नहीं कर सकती कि हमारा जो हिस्सा इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। उस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती कि हमारा हिस्सा जो है वो हमें दिलवाया जाए।